हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास जो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो है सेकेंड लेक्चर हुआ था और आज हम लोग जो है वो थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अनपेड सेलर। एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है। अनपेड सेलर क्या होता है और कैसे अनपेड सेलर देखते हैं, ये इसकी चर्चा आज हम क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास कंडीशंस, वारंटी है ना, ये सेवर टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। क्या होता है अनपेड सेलर? अच्छा एक बात बताओ सर, अनपेड सेलर, अनपेड मतलब जो पेड नहीं किया गया, जिसको पेड नहीं किया गया, और सेलर मतलब विक्रेता। तो भैया ऐसा सेलर जिसको पेड नहीं किया गया, क्या पेड नहीं किया गया? पैसा, है ना। सिंपल अगर डेफिनेशन देखा जाए, अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात किया जाए कि क्या है अनपेड सेलर भैया, तो ऐसा सेलर जिसको पैसा पेड नहीं किया गया हो या उसका प्राइस पेड नहीं किया गया हो। किसका? सामान जो दिया है। सेलर क्या बेचता है? सामान। सामान अगर बेचता है तो भैया उसके बिहाफ में उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, प्राइस। और वो प्राइस जब पेड नहीं किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। नहीं तो आइए उसी हिसाब से इसका डेफिनेशन देखते हैं, चीजों को समझते हैं और एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से चीजों को डिक्लेयर करते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ये आप मेरा एक थोड़ा सा डिटेल हुआ, आप देख सकते हैं मैंने इस एग्जाम को 5 बार क्वालिफाई किया हुआ है, मेरी पीएचडी भी चल रही है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूं और उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं पूरा का पूरा नोट्स डाल देता हूं। जैसे अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आज, तो हम क्या करेंगे उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पूरा नोट्स डाल देंगे। उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। परेशानी मतलब नेट से रिलेटेड, आपके यूसी नेट से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब क्या है, आप अगर जून 2024 की तैयारी आप कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आपके क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये सारे लेक्चर्स देखें, प्लस इसके साथ साथ कहां अवेलेबल है? सिर्फ यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे, ठीक है ना, और कहीं नहीं। ये सारे लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट में, आप इसको देखें, बड़ा मजा आएगा। उसके साथ साथ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लॉ, और बस कुछ ही दिन में हम लोग पेपर 1 भी शुरू करने वाले हैं। किसको? पीपल एनवायरनमेंट को, लॉजिकल रीजनिंग को, ये सारी चीज शुरू करने वाले हैं। तो आइए आज लॉ की शुरुआत करते हैं। क्या है अनपेड सेलर? अनपेड सेलर का मैंने बताया कि भैया जिसको पेड नहीं किया गया हो, नॉट पेड, है ना, प्राइस लिख सकते हो, प्राइस नॉट पेड सेलर। ऐसा सेलर जिसको प्राइस पेड नहीं किया गया हो उसको क्या बोलेंगे सर? अनपेड सेलर बोलेंगे। अब देखिए लॉ की भाषा की अगर हम बात करें तो आइए हम चलते हैं लॉ की भाषा और देखिए उसमें सेक्शन 45 में क्या कहा है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45A of the Sales of Goods Act 1930, the seller of the goods is deemed to be an unpaid seller when, भाई कब अनपेड सेलर मान गया सेक्शन 45A के अनुसार बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से सेलर को तब अनपेड सेलर मान लिया जाएगा जब पहला, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। पूरा प्राइस जो है ना, जब सेलर सामान को बेचा होगा तो पूरा प्राइस उसको पेड नहीं किया गया हो और सेलर क्या करेगा? उसका इमीडिएट एक्शन लेगा प्राइस के लिए। पहला चीज, पहला क्या? प्राइस पेड नहीं किया गया हो, है ना, और उसके लिए सेलर क्या करेगा? इमीडिएट एक्शन लेगा इसके लिए, किसके लिए? प्राइस के लिए, ठीक है, एक चीज। दूसरा, a bill of exchange or other negotiable instrument was given as a payment but the same has been dishonored unless this payment was an absolute and not a conditional payment। तो देखो एक बात ध्यान रखो, दो चीज बोला भाई साहब अनपेड सेलर को किस कंडीशन में होगा? दो कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या कि भैया वो जो प्राइस है, जो सामान बेचा उसने, उसका प्राइस को पूरा नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में। दूसरा, अगर मान लो सेलर कभी कभी दे देता है तो भैया कैश में नहीं दिया, तो उसने बायर ने क्या दिया? बायर ने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, मान लो चेक दे दिया, ठीक है, और वो डिसऑनर हो गया, मतलब उसका वो काम, वो पैसा उसको फिर से नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे? सेलर क्या है? अनपेड सेलर है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, दो केस, प्राइस पेड नहीं हुआ हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं मिला हो बट डिसऑनर हो गया हो, ठीक है, ये दो चीजें।
तीसरा कह रहा है, सॉरी तीसरा नहीं, दो ही चीज। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ ए सेलर is also a seller and may exercise the right conferred upon an unpaid seller in the above said circumstances। बोल रहा कोई भी ऐसा पर्सन जो सेलर की पोजीशन में है या सेलर है या जो राइट मतलब जिसके पास राइट है, ऊपर दिए हुए सर्कमस्टांसेस, जो दो सर्कमस्टांसेस मैंने बोले उस सर्कमस्टांसेस को कंप्लीट करने का, तो वो क्या है, वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो क्या कह रहा है देखो, फॉर इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ द सेलर टू हुम बिल ऑफ लेडिंग हैज बीन एंडोर्स्ड इज इन द पोजीशन ऑफ सेलर में एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। आओ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला, एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर 5000। एक्स जो था वो वाई को गुड्स बेचा 5000 में। अब वाई पेड 4000 बट फेल्स टू पे द बैलेंस। एक्स क्या हो गया, अनपेड सेलर। अब भाई सिंपल सी बात है, बोला एक्स जो एक आदमी था 5000 रुपया का सामान बेचा वाई को, वाई 4000 पे किया, बोला 1000, बोला पैसा नहीं है, देंगे नहीं, हो नहीं सकता, नहीं खत्म। एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया अनपेड सेलर। एक तो ये। दूसरा बोल रहा है पी सोल्ड सम गुड्स टू आर 6000 एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर फुल प्राइस। बोल रहा है पी एक आदमी था, ठीक है, आर को 6000 रुपए का गुड्स बेच दिया। आर बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है, हम चेक दे देते हैं। बोला ठीक है चेक दे दो। और चेक जब प्रेजेंट करने के लिए गया पी, तो भैया वो डिसऑनर हो गया, चेक का पैसा मिला ही नहीं उसे चेक से, तो फिर क्या हो गया, आप पी क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दो ही तरीका है अनपेड सेलर करने का। पहला कि प्राइस को पूरा ना मिला हो, और दूसरा कि भैया वो उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो डिसऑनर हो गया हो, मिला हो बट डिसऑनर हो गया हो। ये हो गया अनपेड सेलर का दो कंडीशन। ठीक है जी। चलिए अब राइट्स क्या होंगे अनपेड सेलर। भाई साहब सेलर तो अनपेड हो गया, सेलर को तो पैसा नहीं मिला, तो क्या भैया सेलर का कुछ अधिकार है कि जो बायर के बिहाफ में या फिर जो गुड्स दे दिया उसके बिहाफ में कुछ अधिकार है, उसके कुछ राइट्स हैं जी। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो गुड्स के अगेंस्ट में कि अगर वो सामान भेज दिया तो उस सामान का फिर क्या करेगा। दूसरा बायर के बिहाफ पे, बायर के खिलाफ वो क्या करेगा। तो दो चीजें हैं, अनपेड सेलर जैसे जिसको पैसा पेड नहीं हुआ हो, है ना, वो क्या करेगा, वो गुड्स का क्या करेगा, गुड्स के लिए क्या क्या उसके राइट्स है, और बायर के लिए उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसकी चर्चा हमें करनी है। ये देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। देखो अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स के बिहाफ में दो चीज हो सकती है, या तो जो गुड्स है वो बायर को पहुंच जा चुका है या बायर को गुड्स नहीं गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं एक सेलर हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब एक काम करो 5 लाख रुपए का सामान हम तुमको भेज दे रहे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड्स अभी नहीं भेजेंगे, गुड्स भेज देंगे कुछ दिन में। उसने 4 लाख रुपए पेमेंट किया, ठीक है, मैं उसके दुकान तक पहुंचा ही था और क्या हुआ कि गुड्स उसने लेने से मना कर ये पैसा देने से मना कर दिया गुड्स लेके। तो बायर सेलर क्या हो गया, अनपेड सेलर। मैं तो अनपेड हो गया क्योंकि उसने 1 लाख रुपए बाकी था, उन्होंने मेरा दिया नहीं जी। तो भैया उस गुड्स का हम क्या करेंगे, ये एक बात हो गया। दूसरा हो गया कि जब पास हो गया, मतलब गुड्स वो एक तो गया गुड्स रख लिया, मैं यहां से गया सामान उसको दिया, गुड्स उसने रख लिया, पैसा नहीं दिया। दूसरा हो गया कि भैया गुड्स अभी रास्ते में ही है, रास्ते में ही है, और वो बोल रहा है क्या, बोल रहा है भाई साहब अब हम सामान नहीं ले पाएंगे, आप जो है अपना गुड्स वापस कर लीजिए। तो भैया एक तो गया गुड्स जब पास हो गया बायर के पास चला गया, और दूसरा गुड्स बायर के पास नहीं गया। दोनों केस में हम गुड्स का क्या करेंगे, हम मतलब अनपेड सेलर, एक अनपेड सेलर उस गुड्स का क्या करेगा उसके बारे में बताया गया है। दूसरा अगेंस्ट द बायर, बोल रहा भैया गुड्स का तो चलो जो करना है वो कर लेंगे, वो देख लेंगे आगे। अब बायर के लिए क्या क्या उसके टर्मिनोलॉजी है, बायर के खिलाफ हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए अगर अगेंस्ट गुड्स के बात, गुड्स के खिलाफ बात करें तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल है कि दोबारा हम उसको बेच सकते हैं नहीं। और अगर ये हो गया किस केस में, जब प्रॉपर्टी पास कर दिया गया है बायर के पास, तो और जब नहीं पास किया गया तो ये सारी चीजें हैं। और अगेंस्ट दी बायर की बात करें तो सूट पर प्राइस के लिए सूट केस कर सकते हैं, उस पर डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं, और इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में भी समझाने वाला हूं। चलो अब अगर हम बात करें, पहला कह रहा राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट दी गुड्स। अब गुड्स के खिलाफ अगर हम बात करें, गुड्स के बिहाफ पे बात करें, तो एक अनपेड सेलर गुड्स के साथ क्या क्या
कर सकता है जब वो अनपेड सेलर हो गया, जब उसको पैसा पेड नहीं किया गया। तो पहला वो जो चीज है वो कर सकता है, वो उसको बोलते हैं राइट्स ऑफ लीन। ठीक है, राइट्स ऑफ लीन क्या हुआ, सेक्शन 47 में राइट्स ऑफ लीन क्या कहा, उससे उससे जानने से पहले आप जानिए लीन का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र में जो गुड्स गया है उसको वापस ले लेना, या इसको सीधा सीधी जब्त कर लेना भी आप कह सकते हैं, है ना। तो राइट्स ऑफ लीन मतलब अधिकार, किसका, अधिकार क्षेत्र में वापस लेने का गुड्स का राइट्स ऑफ लीन। अब राइट्स ऑफ लीन कब एप्लीकेबल होगा, बोल रहा भाई साहब राइट्स ऑफ लीन कब, एक अनपेड सेलर कब राइट्स ऑफ लीन लगाएगा, उसके 3 शर्त हैं। मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे भी। पहला क्या, पहला शर्त है कि भैया जो सामान बेचा गया है ना वो बिना उधार के बेचा गया है। पहला शर्त क्या हुआ, कब राइट ऑफ लीन लगेगा अनपेड सेलर का, भैया अनपेड सेलर कब राइट ऑफ लीन लगा सकता है उसके बायर के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा पहला कंडीशन कि भैया जो सामान बेचा गया है वो उधार में नहीं बेचा गया है, बिना उधार के शर्त के बेचा गया है। दूसरा कंडीशन, अगर उधार के शर्त पर बेचा भी गया है तो भैया उसका टर्म खत्म हो गया, मतलब अगर एक सेलर ने किसी बायर को 1 साल के लिए भेजा है, उधार पर दिया है, और 1 साल होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तब ये राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, लगा सकता है, कौन, अनपेड सेलर। उसके बाद तीसरा कौन, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, कंगाल हो गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं 3 कंडीशन में जब राइट ऑफ लीन कब लगेगा, 3 कंडीशन होंगे। कौन लगाएगा, सर अनपेड सेलर लगाएंगे। तो अनपेड सेलर कब लगाएंगे, पहला कंडीशन जब सामान बिना उधार का बेचा गया हो और पैसा उसको नहीं मिला हो। दूसरा, जब सामान उधार में बेचा गया हो और उसका टर्म एक्सपायर कर गया होगा, टर्म खत्म हो गया हो। और तीसरा, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया होगा। ये 3 कंडीशन होगा तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन लगा सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ें, सर देखिएगा, चलिए इसी तरह से नोट्स बनाते रहना है ना। चलो क्या कह रहा है, देखो, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, the unpaid seller has the following rights against the goods whether the property the goods has passed to the buyer or not। बोल रहा है भाई साहब देखो, या तो बायर क्या करेगा, बायर के पास गुड्स पहुंच चुका होगा तो भी, नहीं पहुंचा होगा तो भी एक अनपेड सेलर गुड्स के लिए राइट ऑफ लीन का यूज कर सकता है। अब देखो राइट ऑफ लीन क्या कह रहा है, राइट ऑफ लीन सेक्शन 47 में क्या कह रहा है, he has a right of lien on the goods for the price while he is in possession। जब वो पोजीशन में है, अब देखो अपना पोजीशन में नहीं रहोगे, टाइटल नहीं रहेगा तुम्हारा, तो कैसे राइट ऑफ लीन करोगे, सेलर रहना चाहिए ना जी, अनपेड ही रहो, तुमको पैसा पेड नहीं हुआ लेकिन सेलर तो रहोगे, मतलब पोजीशन में रहोगे तुम। एक तो ये अंटिल द पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस ऑफ सच गुड्स, बोला भाई साहब तब तक रहेंगे जब तक आप पोजीशन में है, जब तक आपको पैसा नहीं मिल रहा है तब तक के लिए। कह रहा द राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस ओनली। देखो 3 क्या क्या केस है, अभी मैंने बताया था। पहला केस, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, जब सामान जो है बेचा गया हो बिना किसी क्रेडिट के शर्त के, तो उसको तब क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। बोल रहा भैया हम तो बोले नहीं थे तुमको उधार देंगे, तुम ही मान लियो उधार दे दिए, हम उधार नहीं दिए, पैसा मेरा दो, पैसा नहीं मिला, चलो ठीक है राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लेते हैं। दूसरा बोल रहा है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। बोल रहा भैया ठीक है चलो मान लिए तुमको गुड्स क्या किए, उधार में दिए, लेकिन 1 साल के लिए बोले थे ना, 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो 1 साल से ज्यादा हो गया तो भैया पैसा वापस करो, नहीं तो हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे, बात खत्म। दूसरा, तीसरा बोल रहा है जब बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, बोला भैया तुमको तो सामान हम दिए थे लेकिन तुम तो हो गए कंगाल, तुम तो इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो हम क्या करेंगे, हम राइट और ये क्या बोलते हैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ में आया। देखो एग्जांपल दिया, कह रहा एक सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर अ प्राइस ऑफ 500 and allowed him pay the price within the month, B becomes insolvent during this period of credit, A the unpaid seller can exercise right of lien। ये तो बिल्कुल सही भाई, ए बेचा था, बोला 1 महीना के लिए ले लो तुम, 500 रुपए का उधार दिया, अब भी क्या हुआ, अब भी 1 महीना बाद इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया तो अनपेड सेलर क्या करेगा, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लेगा, है ना, ये सिंपल है। अब ये तो हुआ कि एक अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकता है। अब दूसरा इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, however the unpaid seller loses his right of lien under the following circumstance। अब कब एक अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ लीन को क्या करेगा, खो देगा, कब एक अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन नहीं लगा सकता है। अगर आप सीधा सीधी बात समझे, ऊपर था क्या, राइट ऑफ लीन कब लगेगा,
उसका कंडीशन नीचे बताया गया है कि क्या अनपेड सेलर कब अपने ये राइट ऑफ लीन का अधिकार खो देगा। तो देखो इसके 4 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? 4 कंडीशन। पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जब वह गुड्स को डिलीवर कर देगा, किसको? किसी कुरियर वाले को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, पहला कंडीशन में क्या है, मान लो तुमने क्या बोला कि भैया हमको गुड्स दिल्ली भेजना है। अब तुमने क्या किया, बी के नाम से, मान लो मैं ए और किसी बी के नाम से तुमने क्या किया, कुरियर कर दिया, किसको? रेलवे में, है ना। रेलवे में कुरियर करवा दिया उसके नाम से, अब बी के नाम से पहुंच गया, रसीद भी ले लिया और बी को भेज दिया। अब तो तुम्हारे पोजीशन में नहीं रह गया। मान लो तुम अगर भेज रहे हो किसी को, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम मुझसे बुक मंगवा रहे हो, मैंने क्या किया, तुम भी हो, मैंने तुम्हारे नाम का कुरियर कर दिया और रिसीट तुमको भेज दिया। अब क्या मैं अधिकार क्षेत्र में हूं? नहीं हूं। तो भैया जब ऐसा हो, जब आप किसी कुरियर वाले को दे दो या किसी और को अपने मतलब ये चीज दे दो, डिलीवर कर दो गुड्स को, तो भैया आपके पास डिस्पोज करने का राइट नहीं रहता है और यहां आप राइट ऑफ लीन खो देते हो। यहां एक अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ लीन को खो देता है। फिर से मैं एक बार पहला कंडीशन आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जब कोई गुड्स को, है ना, डिलीवर कर देता है किसी कुरियर वाले को, किसी करियर में या किसी और इंसान को, जिससे अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल खो देता है, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रख पाता है, उस केस में राइट ऑफ लीन भी चला जाता है, राइट ऑफ लीन नहीं रहता है। एक पहला केस। दूसरा, जब बायर अपना पोजीशन खुद ले ले, मतलब आप जब तुम सेल कर दियो, सेलर चल गया, बायर अपने हाथ में ले लिया, तो भी तुम्हारा राइट ऑफ लीन खत्म, क्योंकि राइट ऑफ लीन लेने के लिए बायर के पास क्या, इंसॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन बायर अपने पोजीशन में ले लिया तो तुम्हारा राइट ऑफ लीन खत्म। तीसरा, जब सेलर ने राइट ऑफ लीन को माफ कर दिया, सेलर बोला भाई साहब चलो ठीक है, तुम माफ कर दी, जाओ खुश रहो, मजे करो राइट ऑफ लीन को, चलो एक। और चौथा, बाइस्टॉपल। बाइस्टॉपल कहने का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो, मैं इसको एग्जांपल देके बात रहा हूं। मान लो बी सी को एक कार बेच रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, सी को एक कार बेच रहा है, ठीक है। कार ए के सामने मान एकदम सिंपल एग्जांपल से बना, ए बी क्या कर रहा है, सी को एक कार बेच रहा है, ठीक जी सर। जब किसके सामने, ए के सामने, जो कि एक एक्चुअल ऑनर है ना, ध्यान समझना। बी सी को एक कार बेच रहा है, किसके सामने, ए के सामने, जो एक एक्चुअल ऑनर है, ठीक है। और ये क्लेम भी कर रहा है बी कि भैया इसका एक्चुअल हम खुद है, क्या है, इसका एक्चुअल ऑनर हम खुद हैं। तो और वहां पर एक कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो भैया ए जो सी को है एक बेहतर टाइटल मिल जाएगा, उसको ऑनरशिप मिल जाएगा। वहां पे ए बाद में बी से कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकता है। मैं फिर से समझाता हूं, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लें क्या होता है स्टॉपल, फिर इसका समझेंगे। देखो ध्यान से, मैं क्या बोला, मान लो ए है, ठीक है, हाँ ठीक, चलो ए अभी मतलब बी ले लो पहले, क्योंकि जो एग्जांपल दिया था मैं उसी को समझा देता हूं। बी है, ठीक है, ये बी, ठीक है, चलो बी। और ये क्या कर रहा है, सी को कार बेच रहा है एक, है ना, ये कार बढ़िया सा कार है, ठीक है, ये कार बेच रहा है। ये कार किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। किसके सामने बेच रहा है, ए के सामने, ए के सामने, जो एक्चुअल ऑनर है, एक्चुअल ऑनर है किसका, कार का, ठीक जी, बिल्कुल सही है। बी सी को कार, बी सी को कार सेल कर रहा है, ठीक है जी, किसके सामने, ए के सामने, जो एक्चुअल ऑनर है। और बी ये क्लेम कर रहा है, कि ऑनर वो खुद है, ठीक है। ये क्लेम कौन किया, बी किया। और जिसमें ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, तो क्या बाद में ए बी को कुछ बोल सकता है, नहीं भाई साहब, तेरे सामने मैंने कार बेचा, तेरे सामने सब कुछ किया, तुम बाद में बी को क्यों कुछ बोलोगे। तो ये उसको सी को क्या मिलेगा,
बेटर टाइटल मिलेगा, वहां पे बढ़िया से वो काम कर सकता है। और इस केस में वो क्या करेगा सर, राइट ऑफ लीन अपना खो देगा, जब्त किया हुआ। वो एक कभी नहीं बोलेगा कि भाई हम ये कार जब्त कर लेंगे क्योंकि मेरा टाइटल है। उस समय उसको बोलना चाहिए था जब भी अपने आप को ऑनर खुद साबित कर रहा था और खुद को ऑनर बता रहा था, उसको उसी समय टोकना चाहिए। बात समझ में आया जी। तो ये 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन मैंने बोला भाई साहब कि गुड्स को डिलीवर कर दिया किसको, किसी कुरियर वाले को या किसी और को, और अपना राइट ऑफ डिस्पोजल खो दिया। दूसरा, जब बायर अपना क्या किया, खुद पोजीशन ले लिया। तीसरा, सेलर ने जो राइट ऑफ लीन क्या माफ कर दिया। और चौथा, बाय स्टॉपल। स्टॉपल में क्या कि भैया खुद को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम किसी सेलर के परचेजर के सामने क्या, या बायर के सामने क्या, ऑनर। रियल ऑनर हम नहीं हैं, और रियल ऑनर जो है वो कुछ भी नहीं कह रहा है। तो भैया जो बायर है उसको एक बेटर टाइटल मिलेगा, और फिर जो रियल ऑनर है वो फेक ऑनर को यानी कि मेरे को कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है, ये राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। बात समझ में आया जी सर। चलिए, अगर नहीं आया तो फिर एक बार समझिएगा। चलिए मैं आपको अब लॉ की लैंग्वेज में बताता हूं। देखो ये तो हो गया नॉर्मल। चलिए, when he delivers the goods to a courier or other bailiff for the purpose of transmission to the buyer without reserving right of disposal of the goods, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, where the buyer, पहला बोल रहा है he delivers the goods to the courier, एक कैरियर वाले को या फिर अदर बेली को, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, मतलब उसको भेजने के लिए वो डिलीवर कर चुका है। यही मैंने बात बोला है ना, याद है ट्रेन वाला कि भाई साहब मैंने अपना बुक जो है वो डिलीवर बी के नाम से करवा दिया था, एग्जांपल दिया था इसी के लिए। वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर या उसका एजेंट अब लीगली क्या कर लेता है, गुड्स को पोजीशन में लेता है। या तीसरा, वेयर द सेलर वेव्ड द राइट ऑफ लीन, माफ कर दिया राइट ऑफ लीन सेलर। और चौथा, बाई स्टॉपल, जहां पे रियल सेलर कुछ भी नहीं कहता है और फेक सेलर जो है, वाहियात सेलर जो फेक वाला है, वो अपने आप को ऑनर बताकर रियल सेलर के सामने गुड्स को बेच देता है। तो बाद में जो रियल सेलर है फेक सेलर को कभी भी राइट ऑफ लीन ये नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? बोल रहा भाई साहब अगर गुड्स आधे रास्ते में है, ठीक है, मान लो सेलर ने से बेच दिया और गुड्स आधे रास्ते में है, तो वो क्या करेगा, तो वो कैसे ट्रीट करेगा गुड्स के साथ? तो आइए उसके साथ वो क्या करेगा देखते हैं। कह रहा व्हेन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ करियर एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अरे एक एग्जांपल को ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो यहां से मैं झारखंड में रहता हूं, तो झारखंड से दिल्ली के लिए एक क्लाइंट आया मेरा और मैंने बोला चलो ठीक है भेज देंगे गुड्स, ठीक है। अब जब रास्ते में ही यहां से मान लो 200 किलोमीटर आगे निकला और मुझे पता चल गया किसी और के थ्रू कि जिस क्लाइंट के साथ मैं जा रहा था, जिसको दे रहा था सर्विस, तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं फोन करूंगा ट्रक वाले को, बोलूंगा भाई साहब गुड्स वापस लेके आ जाओ, काम खत्म, बात खत्म। तो इसी को बोलता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भाई साहब जानबूझ के कौन अपना पैसा बर्बाद करता है? तो वही चीज है। अब क्या कह रहा है, इंसॉल्वेंट ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ आस्किंग द करियर टू रिटर्न द गुड्स बैक और नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। देख लो वही कह रहा है कि जब अनपेड सेलर गुड्स को करियर में डाल चुका है और बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने राइट ऑफ उसको क्या बोलते हैं, पूछ लेगा करियर वाले को कि भैया कहां हो, गुड्स वापस लेके आ जाओ, और उसको डिलीवर नहीं करेगा बायर को। कौन पैसा, फालतू में तो पैसा किसी के पास पड़ा हुआ नहीं है जी। कह रहा है हाउएवर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। देखो 5 कंडीशन दिया गया, ये 5 कंडीशन होगा तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप यूज कर सकते हो। सेलर पहले क्या होना चाहिए भैया, सेलर मस्ट बी अनपेड, सेलर को पैसा पेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, बोल रहा भाई साहब पोजीशन ऑफ गुड्स के पास होना चाहिए। तीसरा, गुड्स जो है ट्रांजिट में होना चाहिए, यानी कि बीच ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए, पहुंच नहीं गया वो बायर के पास, पहुंच गया तो काम खत्म। और दूसरा, अगर पेड भी कर दिया होगा पैसा, मान लो सेलर ने मुझे पैसा, बायर ने मुझे पैसा दे रखा है, 5 लाख रुपए का सामान था, दिल्ली भेजना था और उसने मुझे पैसा दे रखा है और बाद में मुझे पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा तो पैसा मिल चुका है, तो वो चला जाएगा। इसलिए यहां 5 कंडीशन क्या दिया कि 5 कंडीशन, पहला सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए, पैसा तुमको नहीं मिला होना चाहिए। दूसरा,
पोजीशन ऑफ द गुड्स तुम्हारे पास होना चाहिए। तीसरा, गुड्स जो है वो ट्रांजिट में होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए। और बायर जो है वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो जो राइट हो तो इस एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज कर सकते हैं। तो पहला गुड्स के लिए क्या था, राइट ऑफ लीन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और देखिए इसका एग्जांपल कहते हैं तीसरा राइट ऑफ रीसेल है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या रहा है एग्जांपल, क्या है, बी एट दिल्ली ऑर्डर्स गुड्स ऑफ ए एट मुंबई। बोल रहा है बी दिल्ली से है जो गुड्स ऑर्डर करता है मुंबई में। ए कंसाइंस एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी। ए बोलता है सामान और मान के कंसाइन कर देता है और ये क्या कहते हैं गुड्स को बी के पास भेज देता है। ऑन अराइवल एट दिल्ली, दिल्ली जब आता है, दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस, बी के वेयर हाउस में पहुंच जाता है और वहां छोड़ देता है। बी क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है गुड्स को लेने से, बोलता है बी भाई साहब हम नहीं लेंगे गुड्स, है ना, एंड स्टॉप पेमेंट ऑफ पेमेंट को रख देता है। तो भैया गुड्स क्या होगा, ट्रांजिट में ही है, तो अनपेड सेलर क्या करेगा, उसको वहां से वापस मंगवा लेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए सिंपल सी बात है, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स बचा हुआ है, आप अनपेड सेलर हो गए हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ट्रांजिट में गुड्स है, मंगा लीजिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज कर लीजिए। तीसरा राइट ऑफ रीसेल। बोल रहा भाई साहब अगर गुड्स राइट ऑफ लीन जब्त भी नहीं कर पाया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वहां भी नहीं कर पाया, और फिर भी कुछ गुड्स के साथ दिक्कत है, तो आप राइट ऑफ रीसेल का यूज कर सकते हैं। रीसेल का यूज तब कर सकते हैं जब आपके पास दो चीजें हैं। क्या क्या, दो केस में, कौन कौन सा, पहला जब गुड्स पेरिसेबल नेचर का हो, मान लो कि आप गोभी सब्जी का बिजनेस करते हो और उसने क्या किया, लेने से मना कर दिया, ठीक है, लिया ही नहीं, बायर जो उसको आप बेच रहे थे उसने गुड्स आपका लिया ही नहीं और 2 दिन तक लिए नहीं जा रहा है, लिए नहीं जा रहा है, लिए नहीं जा रहा है, तो अब क्या करोगे आप उस केस में, भाई साहब सीधा सीधी गुड्स को बेच दोगे बायर को बिना इन्फॉर्म किए। अगर पेरिसेबल नेचर का है तो आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस क्या है, व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर, जब आप बायर को ये नोटिस दे चुके हो कि इंटेंशनली कि हम आपके गुड्स को बेच देंगे अगर आप इसको नहीं ले जाओगे, तो भी आप राइट ऑफ रीसेल का यूज कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, द अनपेड सेलर्स कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है देखते हैं। वेयर द गुड्स आर ऑफ ए पेरिसेबल नेचर, अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का है मतलब पेरिश हो सकता है, बर्बाद हो सकता है गुड्स, तो इन सच अ केस द बायर नीड नॉट टू इन्फॉर्म द इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो बायर को जरूरत नहीं है कि भैया इन बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि भैया हम रीसेल दोबारा सेल कर दे रहे हैं गुड्स को। किसको, सेलर कभी भी बायर को पेरिसेबल नेचर के में, मतलब सब्जी वब्जी रहा 2-4 दिन में खराब वाला गुड्स रहा, तो सेलर कभी भी इन्फॉर्म नहीं करेगा, आराम से बेच देगा, बोलेगा भाई खराब होने वाला चीज था बेच दिए। दूसरा केस क्या है, वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, बोल रहा है जब बायर को बता दे कि भैया हम तुम्हारा गुड्स बेच देंगे, तो वही कह रहा है द गुड्स एंड द बायर डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम पे एंड टेंडर ऑफ प्राइस। बोल रहा है तो ये तब होगा जब उसको सही टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गुड्स के बिहाफ पर, गुड्स के अगेंस्ट में जो सेलर है वो उसके क्या राइट्स हैं। तो 3 राइट्स, पहला राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा राइट ऑफ रीसेल। इसको लिखिएगा तो जरूर, है ना, तभी आपका काम आएगा। अब चलिए, अब है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अभी अगेंस्ट द गुड्स था, अब बायर के खिलाफ क्या क्या हम एक्शन ले सकते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, कह रहा है एन अनपेड सेलर कैन इन्फोर्स सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज द अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो बोल रहा भाई गुड्स के लिए तो कर ही सकते हैं, बायर के बिहाफ में भी हम कुछ कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं पर्सनली। क्या पर्सनल एक्शन ले सकता है अनपेड सेलर, देखो कह रहा है दिस राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर इज अदरवाइज नोन एज ए सेलर का रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। देखो ये जो राइट्स है ना किसके, अनपेड सेलर के बायर के बिहाफ पर, बायर के अगेंस्ट में, इसको सेलर का रेमेडीज कहा जाता है। किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो उसके बिहाफ पर सेलर का रेमेडीज क्या कहेगा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी बायर। ठीक है, अब कह रहा द राइट्स ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली आर कॉल्स राइट इन पर्सोनम। तो जो सेलर के राइट्स हैं बायर के बिहाफ में
पर्सनली, इसको राइट्स इन पर्सोनम भी कहा गया। सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज राइट्स इन पर्सोनम, तो राइट्स इन पर्सोनम कुछ नहीं है, जो अनपेड सेलर का जो राइट है बायर के बिहाफ में, उसी को क्या कहा गया, राइट्स इन पर्सोनम कहा गया। एंड आर इन एडिशन टू हिज राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, द राइट इन पर्सोनम आर एज फॉलोज। राइट इन पर्सोनम मतलब जो बायर के बिहाफ पर, बायर के खिलाफ, सॉरी अगेंस्ट में अनपेड सेलर का राइट है। आइए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सूट करेगा, मतलब प्राइस के लिए सूट करेगा मतलब भैया पैसा नहीं दिया होगा तो सूट करेगा, है ना। देखो दो कंडीशन दिया गया, क्या क्या कंडीशन दिया है देखो, कह रहा वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर and he wrongfully neglects, refuses to pay the goods, the seller may sue him for the price of the goods। 55 सेक्शन 55 ऑफ एंड क्लॉज 1 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ये कहा गया कि अगर बायर को सामान दे दिया सेलर ने, और सेलर बायर जो है वो डिनाई कर रहा है कि पैसा हम नहीं देंगे, तो सेलर क्या कर सकता है, प्राइस के लिए उस पर केस कर सकता है। एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, कह रहा वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो यार, एक तो है कि गुड्स दे दिया तब तो, और पैसा नहीं दिया तब तो केस कर ही सकता है, लेकिन अगर गुड्स नहीं भी दिया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, ठीक है, कि भैया अब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हम एक काम करो, तुम हमको गुड्स इतना भेज देना, है ना, और इतना पैसा दे देंगे हम तुमको, ठीक है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, डिलीवरी नहीं भी हुई है सामान की, ठीक है, तो पर भी सेलर जो है बायर पर केस करेगा कि वो पैसा नहीं दे रहा है। देखो पढ़ो, कह रहा वेयर प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। बोल रहा है किसी एक सर्टेन दिन प्राइस पे करना था। मान लो फॉर एग्जांपल कि आज हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आज है 18 तारीख, ठीक है, मान लेते हैं, और 20 तारीख को उसको पेमेंट देना था, ठीक जी, बिल्कुल। अब बायर क्या कर रहा है, द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू पे सच प्राइस। अब 20 तारीख को बायर बोल रहा है मैं जानता ही नहीं, तेरे को नहीं पता, हम नहीं देंगे प्राइस, खत्म, तुम ले जाओ अपना सामान। तो द सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड एंड गुड्स हैड नॉट बीन एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है गुड्स भले ही तुम डिलीवर ना किया हो, सेलर डिलीवर नहीं किया हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था ना बायर ने, तो 20 तारीख को अगर उसने पैसा नहीं दिया तो तुम केस कर सकते हो उस पर। किस चीज के लिए, प्राइस के लिए, कि भैया पैसा दो, हम तो अपना सारा सामान मंगा लिए हैं, है ना, सारा रॉ मटेरियल मंगा लिए, तो तुमको क्या करो, पैसा दे दो। पहला केस था नॉर्मली कि गुड्स दे दिए, बेच दिए सामान, है ना, सामान बेच दिए तो, और पैसा हमको नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो हम प्राइस के लिए सू कर दिए, केस कर दिए। सू मतलब सुसु वाला सू नहीं, सू मतलब केस। और दूसरा कि भैया गुड्स हम नहीं भी दिए हैं, बट तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि हम इतना तारीख को पेमेंट करेंगे, और उतना तारीख को तुम पेमेंट नहीं किया, तो पर भी सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है। ये हो गया सूट फॉर दी प्राइस, जो सेक्शन 55 में मेंशन है। दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56। देखो नॉन एक्सेप्टेंस मतलब वो गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना, कौन, बायर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके लिए डैमेजेस हम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है सेक्शन 56, वेयर द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, द सेलर में sue him for damages for non acceptance। देखो सिंपल सी बात है यार, कि भैया अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर लेते हो, हाँ, सेलर बोला भाई साहब एक काम करो, दे देना गुड्स हमको, इतना भेज दिया, इतना कांटेक्ट कर लिया, और तुम फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो तुमको डैमेजेस तो पे करना पड़ेगा ना। मेरा जो सारा खर्च हुआ, इतना टाइम हुआ, वो सारा डैमेजेस तुमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तीसरा है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये भी बात है। अब मान लो ऐसे समझना, कोई एक बायर आया मेरे पास, मैं सेलर, मैं पूरा राशनों का दुकानदार, विक्रेता पूरा, और वो बायर मेरे पास आया, मेरा बोला भाई साहब 500 बोरा चावल मेरे को भेज देना, 25 मार्च को मुझे चाहिए, 25 मार्च को भेज दिया, ठीक है, बोला ठीक मैं भेज दूंगा। अब 25 मार्च को के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, अब वो क्या कर रहा है, हमको 23 मार्च को फोन करके बोल रहा भाई साहब चावल नहीं चाहिए मुझको, मूड चेंज हो गया, किसी और से ले लेंगे, है ना। तो फिर क्या कर सकते हो, तो तुम ये जो रेपुडिएशन कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, जो इसने जो कैंसिल किया कॉन्ट्रैक्ट किसने, बायर ने, उसके बिहाफ पर सेलर क्या कर सकता है, सेलर उसके बिहाफ पर केस कर सकता है, और उसके बिहाफ पर क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देखो सेक्शन 60 क्या कहता है, कह रहा वेयर द बायर रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी मतलब जिस दिन बोले थे ना 25 मार्च को मिलेगा,
उससे पहले, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले क्या करेगा, देन द सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड एंड सू डैमेजेस फॉर द ब्रीच। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच का, यही तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना जो हम लोग पढ़े थे कि टाइम से पहले ही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और इसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। चलो अब आ जाओ, सूट फॉर द इंटरेस्ट, सेक्शन 61 सबसेक्शन ये क्लॉज 2 और डी। ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है where there is a specific agreement between seller and the buyer as to interest on price of the goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from the buyer। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, सेलर और बायर का, कि भैया एक साल तक तुमको हम क्या करेंगे, एक साल तक चलो ठीक है क्रेडिट दे देंगे, लेकिन उसके बाद अगर डिले किया तो तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो बायर इंटरेस्ट पे करेगा। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है कि बायर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं रहा, एग्रीमेंट रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बायर पे करेगा इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई इसके बिहाफ पर नहीं रहा और सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन द इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे ही मे नोटिफाई टू द बायर। तो बोल रहा है अगर नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट रहा ना तो वो सेलर क्या कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है बायर के ऊपर, कब तक, जिस दिन तक उसने उधार दिया था उसके बाद, नोटिफाई करने के बाद। ठीक है, जैसे मान लो एक साल का डेट दिया, एक साल तक बायर को कुछ नहीं बोला, एक साल के बाद ना बायर और सो गया, बोला नहीं दे पाएंगे अभी, सेलर बोलेगा दो अब इंटरेस्ट, तो फिर हम इंटरेस्ट लेंगे, इतना सिंपल सी बात है भाई, और कुछ नहीं ये चीज। अब बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, अगर बोल रहा है द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एज ए सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस from the date of tender of the goods and from the date of the which price was payable। तो देखो भाई साहब ये कह रहा है कि मान लो जो सेलर है वो इंटरेस्ट बोला चार्ज किया और बायर बोला हम क्यों देंगे इंटरेस्ट, तुम बोला था कि उस समय इंटरेस्ट हमको देना है, नहीं बोला था, तो उस समय वो क्या करेगा, सेलर जो है वो केस कर देगा बायर पे और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया तुमको कितना पैसा इसका इंटरेस्ट का दिया जाए, कब से, जिस दिन वो डेट खत्म हुआ था उस डेट से। और ये कौन कहां मेंशन है, सेक्शन 61 क्लॉज 2 और AK में ये मेंशन है, किसका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये रहा आपका किसका, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। बात समझ में आ गया जी सर। चलिए ये देखिए एक छोटा सा चीज है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है, तो देखिए right can be exercised even when the buyer solvent but refuse to pay the price। बोल रहा देखो राइट ऑफ लीन तब भी हो सकता है जब बायर क्या है, सॉल्वेंट, कंगाल, मतलब वो कंगाल नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। एक अनपेड सेलर जिसको पैसा पेड नहीं किया गया है वो राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। वो सारा चीज कंडीशन आप अपने ऊपर देखा, यहां पे कोई इंसॉल्वेंट नहीं भी रहेगा ना बायर, फिर भी राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा। और राइट ऑफ स्टॉपेज ट्रांजिट में वो ऐसा नहीं कर सकता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ये है कि बायर को इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होगा तभी वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही दोनों मेन डिफरेंस यही है कि राइट ऑफ लीन में भैया सॉल्वेंट रहेगा फिर भी राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भाई साहब बायर को इंसॉल्वेंट होना कंपलसरी है। ठीक है जी सर। चलिए तो ये रहा बात आपका अनपेड सेलर खत्म, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नए लॉ के नए चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।